हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। आज का वीडियो साइंस का वीडियो होने वाला है, विज्ञान का वीडियो होने वाला है। क्लास 10th, अगर आपने अभी तक कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने साइंस को उठाकर भी नहीं देखा है, तो आपके लिए वीडियो होने वाला है। अगर आपने हल्की फुल्की तैयारी कर रखी है तब भी आपके लिए वीडियो होने वाला है। और अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हो तब भी आपके लिए वीडियो होने वाला है। सब कुछ कराने वाले हैं, 1 महीना हमारे पास बचा हुआ है, 1 महीने में सब कुछ करवा देंगे। क्लास 10th कंप्लीट करवा देंगे, क्लास 10th कंप्लीट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे के सारे सब्जेक्ट हम लोग उठाने वाले हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके। इसी के अलावा हमारा एक ऐप भी है, एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप। यहाँ भी आप लोग सभी आ जाना। यहाँ पर भी तैयारी करवाई जा रही है, पीडीएफ दी जा रही है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कंप्लीट क्लासेस चल रही है आप लोगों की। ओके। वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो आप लोग सभी डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से यूज करना है ऐप को, सब समझा देंगे। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें वीडियो को। सभी लोग समझदार हैं, सभी को पता है हमारा हमारा चैनल कितना इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड में। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो आप लोग सभी ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको 2023 का जो पेपर है उसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, 2023 का। फिर 2022 का पूरा करना है, फिर सैंपल पेपर आपको करना है। ठीक है। इतना 3 कर लोगे तो क्या हो जाएगा भैया, आप लोगों के आराम से 60-70% बन जाएंगे। अगर अच्छे से समझ समझ के किया और हमारे साथ किया तो बिल्कुल बनेंगे आपके 70%। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों पेपर्स हैं। देखिए, परीक्षा बोर्ड अगर आप लोग खोल लेना, आप लोग सभी वहीं से हम लोग करवाने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर पीडीएफ दे रहे हैं। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सभी के लिए वीडियो होने वाला है। सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। हिंदी मीडियम वाले आप लोग परीक्षा बोर्ड खोल के बैठ जाना। हम लोग बहुत सारी चीजें हिंदी मीडियम में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो मेनली ये वीडियो होने वाला है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी बहुत फायदा उठा सकते हैं इस वीडियो से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा 22वां क्वेश्चन, जो कि बोलता है ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। 48वें पेज से स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 4 नंबर में क्वेश्चन आया था कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम का अच्छा सा डायग्राम बना दो। ठीक है। तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लो। तो देखिए, आपको इस तरीके से बनाना रहेगा डायग्राम। तो इसमें आप सभी को आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, हम आपको ट्रिक से याद करवा देंगे सब कुछ। देखिए, ट्रिक क्या है। माई स्टोमक लव्स ग्रेप्स पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी लेट्यूस। मेरा पेट किसको प्यार करता है, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, स्ट्रॉबेरी और लेट्यूस को प्यार करता है। इसको कैसे याद करेंगे। एम से जाएगा माउथ, स्टोमक से स्टोमक, लव से आ जाएगा लीवर, जी से आ जाएगा गाल ब्लेडर, पाइनएप्पल से कैसे याद करेंगे, पेनक्रियास को याद कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी से क्या याद करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन याद करेंगे। और एल से क्या याद करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन याद करेंगे। ठीक है। अब आपको समझा देते हैं। अब आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है, लेकिन सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो हमने हाईलाइट कर दिए उनको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, टाइम बचे तो बाद में कर लेना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब यहाँ पर टिथ और टंग मतलब हमारा दांत और जुबान, दोनों की जगह पे आप डायरेक्ट माउथ लिख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा लीवर आपको लिखना जरूरी है, गाल ब्लेडर लिखना जरूरी है, स्टोमक लिखना जरूरी है, पेनक्रियाज लिखना जरूरी है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन लिखना जरूरी है। ठीक है। और ओसोफेगस भी आप लिख सकते हो, ओसोफेगस। ओसोफेगस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर नहीं लिखते हो तब भी काम हो जाएगा। बट मैं आपसे कहूंगा कि आप लिख देना, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिसको देखते हैं तो वो आपके नंबर काट सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग इतने सारी चीजें याद कर लेना। अब इसका एक सिंपल डायग्राम है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पेनक्रियास कहाँ पर है, स्टोमक कहाँ पर है, लीवर कहाँ पर है। ठीक है। ओसोफेगस कहाँ पर है, गाल ब्लेडर ये छोटी सी दिख रही है ना आपको, ये गाल ब्लेडर है हमारी। ठीक है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से बनी हुई है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। ठीक है, रेक्टम और एनस एंड अपेंडिक्स सब कुछ यहाँ पर है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे तो काम आपका हो जाएगा। चलिए, तो आप सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत इजी है। आप लोग वीडियो को पॉज करो, अच्छे से डायग्राम बनाओ, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। डायग्राम जो इजी लगे वो बना देना, छोटी मोटी हल्की मुल्की मिस्टेक चलती है डायग्राम में। ओके। सो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना कि अच्छे से अच्छा डायग्राम आप बना के आओ। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला है ड्रा अ नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है। अब हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, दिल का डायग्राम बनाएंगे, दिल बनाएंगे। ठीक है। दिल वो वाला मत बना देना आप लोग। ठीक है, वो इंस्टाग्राम के रील में आता है ना लव वाला, उस तरह से मत बना देना। ये इस तरह से मत बना देना आप लोग, ये कोई दिल नहीं होता है। ठीक है। हम बनाएंगे असली वाला दिल। क्या बनाएंगे भैया, हम लोग असली वाला दिल बनाएंगे, जो एक्चुअल में हमारा दिल होता है। चलिए,
तो ड्रा अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट शोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से हमको दिल बनाना है। ये रहा हमारा दिल। ठीक है, देखिए अपनी जो मुट्ठी होती है, मुट्ठी जो होती है हमारी, मुट्ठी की तरह आपको बनाना है। अगर आप लोग इस तरीके से देखोगे, ठीक है, उंगलियों को सबको ऊपर करके मुट्ठी बनाओगे, तो आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 ये होल्स हो गए, ये पांचवा होल हो गया। फिर 1 2 3 4 इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 इस तरीके से। अब आपको सारे जो नाम है वो सारे के सारे लगभग याद करने ही करने हैं, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी जल्दी याद होता जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा डायग्राम जो है आपको इस तरीके से बनाना है, नाम आपको याद करना है। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग, 1 मिनट का वीडियो, जिसमें हम इसकी ट्रिक बता देंगे आपको। ओके, लेकिन अभी हम लोग आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसे अभी प्रैक्टिस करेंगे, पहले डायग्राम बनाना सीखेंगे, उसके बाद आप लोग नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो इन सब का जो शॉर्ट वर्जन रहेगा वो हम आप लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। हम एक शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे जहां पर 1 1 मिनट में सारे डायग्राम करवा देंगे। लेकिन अभी ये जो नाम है, नाम अभी आप डायरेक्ट याद कर लो, अभी हमने ट्रिक बनाई नहीं है। हमको टाइम लगता है ट्रिक बनाने में, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, तो अभी आप लोग डायरेक्ट इनको याद करना, आसानी से हो जाएंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। आई समझ में? तो आप लोग कोशिश करना हो जाएंगे। पहले डायग्राम बनाना सीखना, फिर इसके नाम याद करना। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज कर लेना। आप लोग चाहो तो डायग्राम बनाने के लिए साथ साथ करते रहोगे तो काम आपका होता रहेगा। चलिए, तो हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब बात करते हैं राइट नेम फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एनी फोर मेंबर ऑफ एल्केन हेलोजीनियस सीरीज। तो आपको किसके नाम लिखने हैं? एल्केन होमोलोजियस सीरीज के नाम, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भैया किस तरीके से लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे आप लोग? डायरेक्ट इसको कर दोगे, अगर हमारे साथ आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो। देखना, पूरा समझाएंगे अच्छे से व्यवस्थित तरीके से। पेज नंबर क्या है इसका? पेज नंबर देख लेते हैं एक बार। पेज नंबर 41 से चालू हो रहा है चैप्टर। पेज नंबर 41 से चैप्टर चालू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो दिखा देते हैं। आप लोग भी अपनी परीक्षा बोर्ड ओपन कर लेना। ठीक है, परीक्षा बोर्ड अपनी ओपन करके रखना। ये देखिए, यहाँ पर आपको लिखने हैं एल्केन ग्रुप के, होमोजीनियस ग्रुप के नाम। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा और भी एक क्वेश्चन आया था 2023 में। चलो उसको बाद में देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए, आपको कितने नाम बोले? 4 नाम बोले। ठीक है, 4 नाम बोले, तो आप सभी को गिनती आती है? गिनती आती है आपको? गिनती 1 2 3 4। तो जब एक कार्बन होता है तो उसको हम लोग मिथेन बोलते हैं। 2 कार्बन होते हैं तो उसे इथेन बोलते हैं। 3 कार्बन होते हैं तो प्रोपेन बोलेंगे। 4 कार्बन को हम लोग ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। अब आपको एल्केन पूछे, याद रखना हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। तो यहां पर आप लोग एन एन लगा देना। एल्केन में आखिरी में एन आता है ना, तो एन लगा देना, एन। ठीक है, तो गिनती हो गई याद आपको। मिथ से 1, इथ से 2, प्रोप से 3, ब्यूट से 4। ठीक है, अब देखो जो कार्बन होता है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। तो एक कार्बन होगा तो तीनों चारों जगह पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। एक काम करते हैं यार, इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं ताकि हमारी जो पीडीएफ रहे ये व्यवस्थित रहे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग दूसरा वाला पेन यूज कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट आप लोग वेट करना, हम आपको बता देते हैं, ताकि ईजी रहे चीज़ों करना हमारे लिए, ताकि हम आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करें तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम अभी हमारा पेन ओपन कर लेते हैं। एक और पेन है हमारे पास भैया, ये लीजिए, हमारा पेन हो गया ओपन। अब आपको इस तरीके से करवा देते हैं। देखिए, कार्बन की होती है, अच्छा कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। कार्बन जो हमारे पास है उसकी 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, तो अगर कार्बन हमारे पास सिर्फ एक है तो 4 वैलेंसी बना दो उसकी, तो हाइड्रोजन लगा देना, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अगर आपके पास 2 कार्बन है तो उनको इस तरीके से जोड़ दो। अब कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, सॉरी, हाँ, 6 हाइड्रोजन लगा दो, फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। 3 कार्बन है तो 8 लगेंगे, देख लेना आप लोग। और 4 कार्बन है तो 10 लगेंगे। ठीक है, ये होने वाला है। तो ये हो गए इनके फॉर्मूले, ये हो गया स्ट्रक्चर, और ये हो गए नाम, और ये हो गए नंबर। आई बात समझ में? इस तरीके से आप लोग करोगे तो पूरे के पूरे नंबर खा जाओगे आप लोग परीक्षा में। ओके, चलिए आगे बढ़े भैया। हो गए भैया तैयार हमारा ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन पढ़ के। आगे बढ़ते हैं।
डिफाइन एल्कीन एल्काइन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, ये आपको बताना है। एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, ये आपको बताना है, और साथ में एक एग्जाम्पल लिखना है। तो देख लेते हैं कहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर हमें नहीं भी मिलता है तो हम आपको ऐसे ही समझा देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये दिया, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13वां है, इसमें इन्होंने बताया है एल्किन और एल्काइन। बाकी और देखते हैं यार, कभी इन्होंने और कोई क्वेश्चन दे रखा हो इसके रिलेटेड, जिसमें हम और अच्छे से समझा सके, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, और 4 नंबर में आपको अच्छे से समझाना जरूरी है। अच्छा, ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। थोड़ी सी पीडीएफ ब्लर हो रही है, लेकिन अगर आपने परीक्षा बहुत परचेज कर रखी है तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, चलिए तो आपको समझा देते हैं। देखिए, हमारे पास 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक हमारे पास होता है एल्केन, सबसे नंबर 1। एक होता है हमारे पास एल्कीन, और एक होता है हमारे पास एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन। ठीक है। अच्छा, एल्केन जो होता है ना, यहां पर सिंगल बॉन्ड होती है। कौन सी बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड। और यहां पर डबल बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और यहां पर एल्काइन में क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या लिखोगे, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आपसे सिर्फ ये दोनों पूछे हैं तो आप ये दोनों लिख देना कि भैया एल्कीन हैज डबल बॉन्ड, एल्काइन हैज ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इतना लिख दोगे। एंड इसके बाद आप लोग क्या बताओगे, इसका एक एग्जाम्पल बता देना कि भैया एक कार्बन एक कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन एक के ये 3 के बीच में डबल बॉन्ड। अब भैया कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है, इसकी तो आपने 2 ही बनाई, तो एक यहाँ पे बना दो, हाइड्रोजन लगा दो, एक यहाँ पे बना दो, हाइड्रोजन लगा दो, एक यहाँ पे बना दो, हाइड्रोजन लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, हाइड्रोजन। आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन 4 वैलेंसी होनी चाहिए कार्बन की, 1 2 3 4। इसकी देखेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। इसको देख के फॉर्मूला बना लोगे। सी कितने हमारे पास, 2। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 4। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, हो गई 4 4 वैलेंसी दोनों की। हाँ, तो C2H2, ये इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। बस आपको स्ट्रक्चर लिख देना है, साथ में बॉन्ड्स बता देनी है, और फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आ गया, इसका नाम क्या बनेगा, ये 2 है, यहाँ पर कितने, 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है आप सभी को, अभी बताया था हमने। 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथ, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं। लास्ट में क्या लगा देंगे, ई एन ई लगा देंगे, ई एन ई लगा देंगे, इथिन बन गया। इस तरीके से एल्काइन जो है, एल्काइन को देख लीजिए, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर भी, तो इथ लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लगा देंगे, वाई एन ई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वाई एन ई, क्योंकि यहाँ पर वाई एन ई आ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम होगा इथीन, इसका नाम होगा इथाइन। इथीन अगर हम लोग ऐसे करके बहुत सारे इथीन बना देंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, एक पॉली कंपाउंड बन जाएगा। पॉली मतलब जिसमें बहुत सारे कंपाउंड छोटे छोटे जुड़े हो। तो अगर हमारे पास बहुत सारी इथीन होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुत सारे पॉलीइथीन बन गई है। क्या बन गई है, पॉलीइथीन। और पॉलीथीन क्या होती है, आप सभी लोग जानते हैं पॉलीथीन क्या होती है। ठीक है, थैली। ठीक है, तो ये होता है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन ऐसे बनता है, अगर आपसे कोई पूछ ले पॉलीथीन क्या होता है, तो इस तरह से बना देना, बहुत सारे इथीन ग्रुप, तो उनको बन जाएगा पॉलीथीन। चलिए, तो समझ में आ गया। तो एल्किन और एल्काइन दोनों हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो होनी, एक ट्रिपल बॉन्ड तो होनी ही चाहिए। आ गया समझ में, इजी था। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज टूथ डिके अकर ड्यू टू पीएच चेंज, हाउ टू प्रिवेंट दिस, हाउ टू प्रिवेंट दिस। तो ये क्वेश्चन हमारा 27वें का 32वें पेज पे मिल जाएगा। 27वें पे तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, 32वें पेज पे हमको मिल जाएगा। ये कौन सा पेज है हमारा, 32वां पेज तो ये है। ठीक है, 32वां पेज। आप सभी को क्लियर थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा हो तो परीक्षा बोर्ड खोल के बैठ जाना, ये परीक्षा बोर्ड से हमने पीडीएफ बनाई है। ठीक है, बाकी हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा समझाने की। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ डज टूथ टूथ डिके होता है, मतलब हमारे जो दांत होते हैं वो पीएच वैल्यू चेंज होने से कैसे टूट जाते हैं, दांत टूटते हैं ना, कैसे होते हैं, हाउ इट प्रिवेंट, हाउ कैन इट प्रिवेंट, और हम किस तरीके से बचा सकते हैं अपने दांतों को टूटने से, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है।
तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, उसके बाद आपको समझा देते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो मन से भी लिख सकते हैं भैया, अगर आपको समझ में आ जाए तो। टूथ डिके टेक प्लेस व्हेन पीएच वैल्यू ऑफ द माउथ बिकम लेस देन 5.5. Enamel of tooth is made up of calcium hydroxyapatite, crystalline form of calcium phosphate, which is insoluble in water. Whereas, as with pH of the mouth falling below 5.5, it start getting corroded, due to which tooth get decay. ध्यान रखना आप सभी लोग पीएच जानते हो, पीएच क्या होता है, पीएच पीएच वैल्यू क्या होती है। हमारे पास एक स्केल होती है, क्या होती है हमारे पास एक स्केल, ठीक है, जो चालू होती है हमारी कहाँ से, 0 से लेकर तो 14 तक, या फिर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भैया एक ही, 1 से लेकर 14 तक चालू होती है, ठीक है। तो बीच में क्या आता है हमारे पास, 7 आता है, 7 7 पे क्या होता है भैया, बराबर बराबर की कंडीशन आ जाती है। तो अगर इधर आता है हमारा एसिड, इधर आता है बेस, तो अगर आपका पीएच वैल्यू, आपके शरीर का पीएच वैल्यू इधर आता है, 7 के इधर आता है, तो मतलब आपको एसिडिटी है, आपका एसिड बढ़ चुका है पेट में, और इधर आता है तो आपकी बेसिसिटी है, बेस बढ़ चुका है, तो आपका जो पीएच वैल्यू होगा उस हिसाब से होता है। तो टूथ डिके टेक प्लेस व्हेन पीएच वैल्यू ऑफ द माउथ बिकम लेस देन 5.5। तो जब आपकी 5.5 से पीएच वैल्यू लेस हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पीएच वैल्यू इससे कम हो जाएगी, मतलब पीएच वैल्यू लेस देन 5.5, ये साइन है हमारा लेस देन का, तो इससे कम हो जाएगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे जो इनेमल्स होते हैं, टूथ इनेमल्स होते हैं ऑफ टूथ इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोसफ्टाटाइट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे जो इनेमल्स होते हैं, मसूड़े जो होते हैं एक तरीके से, वो जो होते हैं हमारे टूथ के जो मसूड़े होते हैं, इनेमल्स होते हैं, वो किसके किसके होते हैं भैया हमारे, वो होते हैं हमारे कैल्शियम फॉस्फेट के, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, विच इज इंसॉल्युबल इन वाटर, जो कि पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं। वेर एज विथ पीएच ऑफ माउथ फॉलिंग बिलो 5.5 इट स्टार्ट गेटिंग कोरोडेड। लेकिन ये भैया हमारे जो इनेमल है, क्या, इनेमल इनेमल जो है वो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है, पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन क्या होता है, जब पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे चला जाता है, 5.5 से पीएच वैल्यू नीचे चला जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इनमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, क्या स्टार्ट हो जाती है, कोरोडेड, कोरोजन मतलब जंग लगना, कोरोडेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्या होने लग जाते हैं, कोरोडेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारे जो दांत है वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो, यहाँ पर हमने बता दिया है, आया समझ में। तो ये था इसका सॉल्यूशन, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट टू यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दो दो यूज लिखने हैं, आपको क्या करना है, दो दो यूज लिखने हैं, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा, इनके आपको यूज लिखना है, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में हमने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों को, परीक्षा बोर्ड में थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन हमने यहाँ पे इजी कर दिया। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, मीठे सोडे को बोलते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब मीठा सोडा। तो मीठे सोडे के दो यूज बताओ, एक तो जो केक होता है हमारा, केक जो होते हैं उनको फुलाने में काम आता है, फ्लूफी बना देते हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा रिमूव स्टिंकी स्मेल्स, और हमारे जो बदबूदार स्मेल्स होती है उनको भी बेकिंग सोडा क्या करता है, रिमूव कर देता है, क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अब ब्लीचिंग पाउडर की बात कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मतलब सफेदी, जो सफेद कलर जो क्या करता है, कपड़े को क्या कर देता है, बिल्कुल ब्राइट कर देता है, साथ साथ अगर हम लोग किसी कलरफुल कपड़े में डालते हैं तो उसका कलर भी उड़ा देता है, ये ब्लीचिंग पाउडर का काम होता है। ब्लीचिंग पाउडर मतलब सफेदी, जिसको हिंदी में बिल्कुल बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या करता है, कपड़े को साफ करने में, ब्राइट बनाने में काम आता है, क्लीन क्लोथ्स मेक इट ब्राइट। उसके बाद प्योरीफाई वाटर, पानी को भी ये प्योरीफाई कर देता है और पीने लायक बना देता है, कौन कर देता है, ब्लीचिंग पाउडर, क्या कर देता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको बोलते हैं, पीओपी जिसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमारी जो हड्डियां होती है, इफ ब्रोकन बोन फिक्स ब्रोकन बोन विद कास्ट, मतलब यहाँ पर कास्ट की हेल्प से जो हमारी हड्डियां टूट जाती है उनको जोड़ने में काम कौन आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो लगता है ना पट्टा, ठीक है, तो वो है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, हड्डियां टूट जाती है उसको फिक्स करने में काम आता है। उसके बाद मेक कूल स्कल्पचर्स एंड क्राफ्ट्स, मतलब मूर्तियां और शिल्पकारी का काम जो होता है, ये काम करने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है पीओपी का। मेक कूल स्कल्पचर्स एंड क्राफ्ट्स, मतलब अच्छे अच्छे कूल फीचर्स वाले स्कल्पचर्स एंड क्राफ्ट्स बनाने में भी ये काम आता है। तो ये हो गया। इसके अलावा वॉशिंग सोडा के ऊपर बात कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा तो आप लोग समझते होंगे, कपड़े धोने वाला। तो नालियों को साफ करने में काम आता है, साथ में कपड़ों को साफ करने में ये आता है। लॉन्ड्री जो होती है, हमारे कपड़े जो होते हैं उनको साफ करने में, उनको क्लीन करने में ये काम
आता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो हम बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं तो थोड़ी बहुत जबान हमारी फिसल सकती है, इधर उधर जा सकते हैं। तो आप लोग सभी समझदार हैं, तो इतना छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप लोग ध्यान मत देना, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। आप लोगों को हम बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पर आप लोग ध्यान दे सकते हो। आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो अच्छे से। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो होती है वो हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है बोलने में, क्योंकि बहुत देर तक बोलना पड़ता है यार वीडियो बनाते बनाते। अब 20 मिनट हो चुकी है हमें बनाते बनाते वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज कॉल्ड कलर डिस्पर्जन एक्सप्लेन विद डायग्राम। व्हाट इज कॉल्ड कलर डिस्पर्जन एक्सप्लेन विद डायग्राम, ये हम लोग देखने वाले हैं। पेज नंबर 79 से स्टार्ट हो रहा है इसका चैप्टर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने इसको पढ़ा होगा पहले भी, और बिना मेरी हेल्प के भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, इतना इजी क्वेश्चन है। अच्छा हम लोग गलत चैप्टर में घुस गए क्या? हम लोग गलत चैप्टर में घुस गए थे। आ जाते हैं वापस हमारे चैप्टर के ऊपर। 79 सही है, 79 से स्टार्ट हो रहा है ये। फिर कहाँ पे चला गया क्वेश्चन हमारा डिस्पर्जन वाला, देख लेते हैं जरा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का तितर बितर हो जाना, वो क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा पेज नंबर क्या डाले हुए हैं यहाँ पर? 79 डला हुआ है, और शायद यहाँ पर नहीं हो तो फिर कहाँ पे होगा ये क्वेश्चन? अच्छा यहाँ पर था, अच्छा लाइट वाले चैप्टर में था क्या? अच्छा अच्छा, तो इसके ऊपर पेज नंबर हमने गलत डाल दिया था, 93 पेज नंबर पर है ये। तो देखिए, जो हमारी सफेद लाइट होती है उसको जैसे ही आप लोग प्रिज्म के ऊपर डालते हो तो 7 कलर में टूट जाती है। कौन कौन से? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ठीक है, ये 7 कलर में हमारी सफेद लाइट क्या हो जाती है? टूट जाती है, या फिर बिखर जाती है, तितर बितर हो जाती है, या फिर डिस्पर्जन हो जाता है। कोई सा भी वर्ड आप लोग यूज कर सकते हो। देखिए, आपने देखे होंगे ना, जैसे इंद्रधनुष होता है उसके 7 कलर होते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से कलर होते हैं? विबग्योर से आप लोग याद कर सकते हो, विबग्योर, विबग्योर। अब आप लोग उल्टी दिशा में चलना, मतलब सबसे पहले आएगा वॉयलेट, उसके बाद आएगा इंडिगो, उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये आपके 7 कलर होंगे। आप लोग ये डायग्राम जरूर बना के आना, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप लोग इन्हीं के जो नाम है इसको यहाँ पे और चिपका देना, ठीक है, कि हमारी जो व्हाइट लाइट है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और आप लोग डेफिनेशन याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं कि व्हेन अ व्हाइट लाइट रे इज मेड टू पास थ्रू अ प्रिज्म देन बैंड ऑफ 7 कलर्स इज ऑब्टेन्ड। हमारे पास 7 कलर के एक बैंड ऑब्टेंड होता है। क्या ऑब्टेंड होता है? 7 कलर का एक बैंड ऑब्टेंड होता है। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है? प्रिज्म है, प्रिज्म। ओके, चलिए, तो ये चीज हो गई। आगे बढ़े, हो जाएगा ना, बहुत इजी है ना ये, तो कर लोगे। कलर डिस्पर्सन हो गया। वाई डज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई appears blue? Why does color of clear sky appears blue? पेज नंबर इसी पेज में होगा, इसी में होगा, इसी चैप्टर में होगा। 2023 में क्वेश्चन आया था, और इजी क्वेश्चन है ये भी। अभी आपको समझा देंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। ये रहा क्वेश्चन। आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमें आसमान जो होता है वो क्लियर कैसे दिखाई देता है, ठीक है। हमारा जो आसमान है वो हमें क्लियर कैसे दिखाई देता है? वाई डज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू? हमें जो आसमान, जो क्लियर आकाश है, हमारा आसमान है, वो क्लियर दिखता है, साथ में वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। वेरी सॉरी, बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। वाई डज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू? तो आपको ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, ठीक है, हमारा आसमान जो है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर जो है वो है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एंड अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर द ब्लू कलर ऑफ लाइट एट मैक्सिमम एक्सटेंट। दिस इज स्कैटर्ड ब्लू कलर फॉल इन आवर आईज ड्यू टू विच द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू। मतलब क्या हुआ? अभी आपने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन देखा था जिसमें हमारे पास जो प्रिज्म था, प्रिज्म की हेल्प से हमारा जो व्हाइट लाइट थी, सफेद कलर था, वो कितने में टूट गया था? वो 7 कलरों में टूट गया था। जिसमें सबसे पहले हमने क्या बताया था? वी। वी मतलब वॉयलेट। वॉयलेट एक तरीके से क्या कलर होता है? ब्लू कलर होता है वॉयलेट, लेकिन पूरा ब्लू नहीं होता है, वो वॉयलेट कलर होता है, ठीक है।
तो वॉयलेट कलर या फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए ब्लू बोल देते हैं। तो ब्लू कलर जो होता है वो ऐसा है कि बहुत जल्दी तितर बितर हो जाता है, बहुत जल्दी डिस्पर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्पर्स हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले जल्दी कौन होगा? वॉयलेट कलर या फिर ब्लू कलर डिस्पर्स होगा। तो भैया होता क्या है कि हमारा जो आसमान है या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो इन्वायरमेंट है, वहां पर छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अभी भी हमारे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमको दिख नहीं रहे हैं वो लोग। वो दिखते नहीं है। जैसे धूल मिट्टी होती है ना, हमारे साथ आसपास इतनी धूल मिट्टी है कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही वॉयलेट वॉयलेट जो हमारा लाइट आती है, सूरज की तरफ से जो लाइट आती है, वो जब यहाँ से इनसे टकराती है, ठीक है, तो टकराने से क्या होता है, तितर बितर हो जाती है, ये इधर उधर डिस्पर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्पर्स हो जाती है। तो ज्यादातर फैलेगी तो पूरे आसमान में क्या फैली हुई नजर आती है हमें? हमें ब्लू लाइट फैली हुई नजर आती है। ठीक है, तो बस यही रीजन है, यही रीजन है कि ब्लू लाइट हमें दिखती है, क्योंकि ये जो ब्लू लाइट है वो इजीली डिस्पर्स हो जाती है, इजीली डिस्पर्स हो जाती है। और साथ में क्या होता है, डिस्पर्स होने के बाद एटम से टकराती है, तो इसलिए डिस्पर्स हो जाती है और सभी जगह पर वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। आया समझ में आप सभी को? ये है। सो एक काम करते हैं, इसमें पॉइंट्स लिख देते हैं। आप लोग इजी इजी तरीके से पॉइंट बना बना के भी याद कर सकते हो। चलो लिखते नहीं यार, समझ गए होंगे, क्योंकि जगह तो है ही नहीं यहाँ पे, क्या लिखेंगे। ओके, एक काम और कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम, इसको इस तरीके से जूम आउट कर देते हैं। हम यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं, ये सेव नहीं होगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले क्या लिखोगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, किसके? गैस के मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ओके, ये क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड अदर पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये? एटमॉस एटमॉस्फेयर में। क्या करते हैं? ये स्कैटर कर देते हैं। क्या करते हैं? स्कैटर। स्कैटर मतलब फैलाना। स्कैटर किसको फैला देते हैं? ये स्कैटर द ब्लू लाइट। ब्लू कलर या फिर ब्लू लाइट जो बोलना चाहो वो लिख सकते हो। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो मैक्सिमम, एट मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा किसको फैलाते हैं? ब्लू कलर को फैलाते हैं। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इस वजह से क्या होता है ब्लू कलर को फैलाने से? इस वजह से जो हमारा आकाश है, द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू। इस वजह से जो हमारा स्काई का कलर है वो हमें कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। और ये हमारी आंखों से हमें ब्लू दिखता है। ठीक है, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। दिस स्कैटर ब्लू कलर फॉल इन अवर आइज। और जब ये ब्लू कलर हमारी आंख पे गिरता है, हमारी आंख पे दिखता है, ड्यू टू विच द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू। और इस वजह से हमें क्या दिखाई देता है? अपीयर होता है मतलब दिखाई देता है। अपीयर मतलब दिखाई देना, दिखाई देना। तो हमें कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सो इस तरीके से आप लोग इस आंसर को याद कर सकते हो। आगे बढ़े। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, राइट एनी थ्री फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। क्या समझे आप लोग? राइट एनी थ्री फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारा दिमाग जो है उसके तीन फंक्शन आपको लिखने हैं। तो पहला फंक्शन हो गया थिंकिंग, सोचने में काम आता है भैया। मेमोरी, याद करने में काम आता है। कंट्रोल, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। थिंकिंग, मेमोरी और कंट्रोल। थिंकिंग कैसे करेगा? द ब्रेन हेल्प अस थिंकिंग एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। ब्रेन जो है भैया, फिर भी समझाएंगे हम तो, हमारा तो काम है समझाने का, बस बोलने का काम था, बोल दिया, लेकिन समझाएंगे तो सही। थिंकिंग मतलब होता है सोचना। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो सोचने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। मेमोरी, इट रिमेंबर्स इंपॉर्टेंट स्टफ्स। मेमोरी मतलब याद करना। मेमोरी से कैसे याद करोगे? याद करना, मेमोराइज करने में काम आता है। उसके बाद कंट्रोल, इट टेल आवर बॉडी, हमारी बॉडी से ये कहता है कि व्हाट टू डू, लाइक मूविंग और लाफिंग। मतलब हमारे बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है। आप इसको और सिंपल करना चाहो तो कर सकते हो, इट कंट्रोल आवर बॉडी, इट कंट्रोल आवर कंप्लीट बॉडी या फिर आवर होल बॉडी। इट टेल आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी से कहता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, और क्या चीज़ें मूव करनी है, या फिर हंसना है, क्या करना है, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? हमारा माइंड कंट्रोल करता है। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। Write name of three endocrine gland found in human and also write its secreting हार्मोन नेम। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ये पेज नंबर 64 पे हमें मिलेगा। मतलब 64 पे नहीं मिलेगा, 64 पेज से स्टार्ट होगा चैप्टर। ऐसा है, हमने इस तरीके से हमने नेमिंग करी हुई है। 64 पे, अच्छा 64 पे डायरेक्ट मिल जाएगा, ये डायरेक्ट मिल जाएगा 64 पे। मिल जाना चाहिए था, मिला क्यों नहीं? क्वेश्चन क्या है एक बार वो देख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ थ्री इंडोसरीन ग्लैंड्स। ओके,
हाँ हाँ हाँ। अच्छा, पेज नंबर हम यहाँ पे देख रहे थे और 64 पे है, मतलब इसके नीचे है 64। ये है 64, ये 64 तो 63 था, हम यहाँ पर देख रहे थे ऊपर। ये रहा। ठीक है, तो ये रहा। राइट नेम एंड हार्मोन सिक्रेटेड या फिर सेक्रेटेड बाय एनी थ्री एंडोसाइन ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन। तो आपको तीन नाम लिखना है, नेम एंड हार्मोन सिक्रेटेड, और उनके जो हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं बाय एनी थ्री एंडोसाइन ग्लैंड्स, किसी तीन एंडोसाइन ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, उनको आपको बताना है। तो आप लोग ये तीन नाम याद कर लेना, ये ग्लैंड के नाम है और कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, रिलीज करती है, ये इनके नाम है। देखो मतलब ऐसा है कि जो ग्लैंड है, ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन को रिलीज करती है। मतलब किस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, ये कौन करती है, ग्लैंड करती है। ठीक है, हमारे शरीर में अलग अलग ग्लैंड्स पाई जाती है, लेकिन आपको तीन को इसे याद करना है, तो याद कर लेना। पेनक्रीज एक ग्लैंड है, फिर एडर्नल एड्रनल ग्लैंड हो गई हमारी, थायराइड हमारी एक ग्लैंड हो गई। तो इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है पेनक्रीज, और एड्रेनल ग्लैंड किसको रिलीज करती है, एड्रेनालाइन हार्मोन को रिलीज करती है। थायराइड जो ग्लैंड है वो किसको रिलीज करती है, थायरोसाइन हार्मोन को रिलीज करती है। ओके, सो इस तरीके से आप लोग इनको याद कर लेना, हो जाएगा याद, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा, इजी है। अब कौन सा करें, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया, ये हो गया, ऊपर वाला बचा एक क्वेश्चन, तो थोड़ा सा और शांति बनाए रखो आप लोग, हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कॉल्ड, राइट एन एग्जांपल। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कॉल्ड, राइट एन एग्जांपल। पेज नंबर 19 पे आपको ये मिल जाएगा। पेज नंबर 19 पे हमको मिल जाना चाहिए ये वाला आंसर, मतलब पेज नंबर 19 से मिलेगा नहीं, फिर हम लोग गलत बोल रहे हैं। पेज नंबर 19 से तो हमारा ये चालू होगा चैप्टर, मतलब लगभग उस पेज के आसपास मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, राइट प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, पीपीटी रिएक्शन आपको लिखनी है, पीपीटी रिएक्शन। पीपीटी रिएक्शन कहाँ गई, अच्छा कोरोजन भी आया था, देख लेते हैं यहाँ पर होगी। एक तो ये क्वेश्चन भी आपको करवाना है, ठीक है, 2023 में आया था, लेकिन उससे पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाई डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है ये आपको समझाना है। अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड नॉन एज precipitate is formed is called precipitation reaction। बहुत सिंपल है यार, ये कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास क्या मिलता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड मिलता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड हमें मिलता है। इनसॉल्युबल मतलब जो अनघुलनशील हो, जो घुलनशील नहीं हो। जैसे आप लोग क्या देखते हो, एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं, इसको आप लोग ऐसा मत सोचना कि ये एग्जांपल इसका है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास बालू रेत है, रेत नहीं ले लेते हम लोग, क्या ले लेते हैं, चौक है हमारे पास, ठीक है, चौक तो पूरा घुल जाएगा, लेकिन मान लो इसमें थोड़े बहुत कंकर पत्थर आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, कंकर पत्थर आ चुके हैं, छोटे छोटे हल्के हल्के। अब इस चौक को अगर आप लोग पानी में डालोगे तो क्या होगा, चौक जो है वो घुलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो कंकर पत्थर है वो नीचे बैठ जाएंगे, मतलब नीचे वो बैठ जाएंगे और सॉलिड बन जाएंगे एक तरीके से। सॉलिड, सॉलिड तो है ही सही वैसे, लेकिन सॉलिड जो है हमारा वो इनसॉल्युबल है, मतलब ये जो रहेंगे ये पानी में नहीं घुलेंगे। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास क्या मिलता है, हमें इनसॉल्युबल सॉलिड मिलता है, या फिर उसमें इनसॉल्युबल सॉलिड होता ही होता है, फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो कैसे याद करोगे, रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड हमें मिलता है। आई बात समझ में, इज नॉन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ हमें यही मिलेगा, ये तो मिलेगा, साथ साथ दूसरा जो हमारा मेन कंपाउंड है वो भी मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल एक और देते हैं आपको, चाय का। चाय बनाते हैं तो हम हमको क्या पता है, चाय है जो चाय पत्ती डालनी पड़ती है, चाय पत्ती का जो कुछ कुछ जो हमारा जो चाय पत्ती जब पानी में घुलती है तो कुछ अमाउंट तो घुल जाता है, लेकिन बहुत सारा अमाउंट ऐसा होता है जो नहीं घुलता है, जो घुलनशील नहीं होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये तो हमारा वेस्ट मटेरियल है, लेकिन वो तो वेस्ट है ही सही,
लेकिन साथ में हमारे पास जो उसका जूस मिला हुआ है, जूस मतलब वो एक तरीके से चाय जो हमारे पास बनी हुई है वो हमारा मेन कंपाउंड है, लेकिन जो हमारा पास बाई प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब जो हमारा ऐसा कंपाउंड जो काम का नहीं है लेकिन वो भी साथ में बन तो रहा है, इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। आई समझ में? इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। एग्जाम्पल याद कर लेना, N2SO4 को जब आप लोग BaCl2 से मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको यहां पर देखने को मिलेगा NaCl। देखो, N2SO4 और यहां पर क्या है? BaCl2। तो N2 और Cl2 ये दोनों मिल जाएंगे और ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? NaCl बन जाएगा, नमक बन जाएगा। नमक तो क्या होता है? घुल जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और साथ में हमारे पास क्या मिलेगा? BaSO4 हमारे पास मिलेगा। ये जो BaSO4 है ये व्हाइट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है ये, व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, प्रिसिपिटेट होता है ये। आप प्रिसिपिटेट को आप लोग पीपीटी भी लिख सकते हो, पीपीटी, प्रिसिपिटेट, वाइट प्रिसिपिटेट। तो ये क्या होता है? वाइट प्रिसिपिटेट होता है। इसको बोलते हैं बेरियम, और ये SO4 लगता है तो सल्फेट बोलते हैं, तो बेरियम सल्फेट इसको बोलते हैं। और ये तो हमारे पास क्या है? नमक है। नमक का फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो ये तो एक्वस मीडियम में रहेगा। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ रहेगा, ठीक है। और ये सॉलिड रहेगा। ये क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा। आ रही है बात समझ में? एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, मतलब पानी जिसमें हो गई होगा, पानी में अच्छी तरह घुल जाएगा ये। इस तरीके से आप लोग याद कर लेना, सिंपल है ना। पहले दोनों कैसे थे? दोनों के दोनों लिक्विड थे। देखो लिखा ना यहाँ पे, एक्वस, पानी में मिले हुए थे, पानी में दोनों के दोनों एक तरीके से कुछ अमाउंट ऑफ इसमें पानी था, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में नहीं थे। लेकिन जब इनको मिलाया तो हमारे पास एक सॉलिड मिल गया, ये जो कुछ काम का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई डू वाई डू फिल द बैग ऑफ पोटेटो चिप्स विथ नाइट्रोजन गैस। तो जो पोटेटो चिप्स होती है, पोटेटो के जो बैग्स होते हैं हमारे, पोटेटो बैग्स जो होते हैं, पोटेटो चिप्स बैग जो होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? उसको एक्सप्लेन करो। तो इसका जो आंसर है शायद ऊपर ही लिखा था ना, ये रहा। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका। पोटैटो चिप्स पैक्ड आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव गैस which prevent the rancidity of potato chips from a long period of time। कुछ वर्ड है जो आपको यहाँ पर याद करने रहेंगे। पहली बात याद रखना, जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन की कितनी बॉन्ड होती है पता है आपको? नहीं पता? नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड होती है भैया, सॉरी, नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड होती है इस तरीके से। तो आप खुद सोचो यार, जब 3 बॉन्ड तो उसकी पूरी तरीके से फिल हो जाती है इस तरीके से। नाइट्रोजन गैस की जो 3 बॉन्ड है ये तो यहाँ से हो ही जाती है। तो अब ये किसी से रिएक्शन क्यों करेगा? मतलब ये रिएक्शन किसी से नहीं करता है। तो आपको ये चीज ध्यान नहीं रखनी है, आपको सिंपल याद रखना है कि जो नाइट्रोजन है, स्पेलिंग गलत लिख दी है, नाइट्रोजन जो है वो आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये लेज रिएक्टिव है। कैसा है ये? लेज रिएक्टिव लिख देते हैं यहाँ पर, लेज रिएक्टिव है, लेज रिएक्टिव है, आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। जैसे यहाँ पर Cl2 लिखा है, यहाँ पर आप N2 नहीं लिख सकते क्योंकि N2 इससे रिएक्शन नहीं करेगा। आ रही समझ में? इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो पोटैटो चिप्स जो होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं और अच्छे से फिर पैक कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी क्या बोलते हैं हम लोग इसे, चिप्स जो होती है वो खराब नहीं होती है, रेंसिडिटी वहां पर नहीं आती है। क्या नहीं आती है? रेंसिडिटी नहीं आती है। क्या नहीं आती है? रेंसिडिटी, मतलब खराब नहीं होती है। और हमारा जो पोटैटो चिप्स है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चल जाता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम का बन जाता है। ऐसा तो नहीं है कि यार जो पैकेट चिप्स का है उसको 2 दिन बाद ही खाना है। कंपनी जो होती है वो चाहती है कि सालों साल उनका 1-2 साल तो चले कम से कम, इस तरीके से उनकी प्लानिंग होती है। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट आप लोग समझ गए होंगे कि पैकेट्स जो होते हैं उनको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलाने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। आ गया समझ में? एग्जाम्पल कैसे बोलोगे आप लोग? नाइट्रोजन गैस इज लेस रिएक्टिव, नाइट्रोजन गैस इज, देखो बहुत सारी चीजें तो क्वेश्चन में मिल जाती है। पोटैटो चिप्स पैकेट फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस, यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करो, बिकॉज लिखो क्योंकि नाइट्रोजन गैस इज लेस रिएक्टिव, नाइट्रोजन गैस इज लेस रिएक्टिव, इस तरीके से बता देना। तो इस तरीके से हमारे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको करवा दिए। आई बात समझ में? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2022 का पेपर, 2022 का पेपर। तो 2022 के लिए भी आप लोग तैयार रहें, 2022 का पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो ये रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2022 का। 2022 साइंस हम लोग देख रहे हैं, तो साइंस में 2022 का जो पेपर था उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो 3 नंबर और 4 नंबर के हैं उनको हम लोग सारे के सारे सॉल्व करेंगे।
ओके। इसके अलावा अगर आपने अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आएगा और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए, तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 4-4 नंबर के पहले करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर में कि हमारे पास क्या है, राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के आपको दो यूज लिखने हैं, दो यूज लिखने हैं आपको किसके, कॉनकेव मिरर के। ठीक है, कॉनकेव मिरर के आपको दो यूज लिखने हैं। तो जो कॉनकेव मिरर होता है, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, उसके आपको दो यूज लिखने हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं, आपको कोई से दो करना है। तो कॉनकेव मिरर आर जनरली यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट, इसके अलावा हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो एक तो टॉर्च में यूज होता है, किसमें होता है, टॉर्च में यूज होता है। साथ में सर्च लाइट जो होती है हमारी, सर्च लाइट, उसमें यूज होता है। और हेडलाइट, हेडलाइट जो होती है गाड़ियों की, व्हीकल्स की, व्हीकल्स मतलब गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती है, वहां वहां पर यूज होता है। आई बात समझ में, टॉर्च में, सर्च लाइट में और हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में यूज होता है। तो आप सिर्फ इतना कर लेना, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो कॉनकेव मिरर आर जनरली, जनरली मतलब अक्सर, जनरली मतलब अक्सर, अक्सर। ठीक है, तो जनरली किस किस में यूज होता है भैया, टॉर्च में, सर्च लाइट में और हेडलाइट ऑफ व्हीकल में ये यूज होता है। आ गया सभी को, हो गया याद सभी को एक पॉइंट। देखो आप चाहो ना तो इसी में अपने 3 पॉइंट खत्म कर सकते हो, कैसे, लिख देना पहला पॉइंट, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन सर्च लाइट, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन हेडलाइट। तो अपने को बड़ा छोटा करते आना चाहिए क्वेश्चन को। आई समझ में, एक पॉइंट याद करोगे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप और देख लो, तो दे आर आल्सो यूज्ड इन शेविंग, शेविंग मिरर। ये और किस में यूज होते हैं भैया, शेविंग मिरर्स में। जैसे हम शेव करते हैं ना, शेविंग करते टाइम क्या होता है भैया, शेविंग करते टाइम जो हम लोग कांच यूज करते हैं, वो कांच भी किससे मिलकर बना होता है, मतलब कौन सा कांच होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। तो 4 पॉइंट याद कर लिए हमने, 1 2 3 4। ठीक है, तो इतना काफी है वैसे तो, बाकी आप और करना चाहो तो पढ़ सकते हो। डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। तो पेशेंट जो होते हैं, यहाँ पे पेशेंट का मतलब होता है मरीज। तो जो मरीज होते हैं हमारे, तो मरीज मतलब कि यहाँ पर डेंटिस्ट के पास कौन आता है, जिनको दांतों की प्रॉब्लम होती है। तो डेंटिस्ट लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं ताकि उनके जो पेशेंट है, उनके जो टीथ हैं उनको लार्ज करके देखा जा सके। ठीक है, टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट, ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है, टू फोकस सनलाइट, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन सोलर फनेंसेस। ठीक है, तो ये सारे 4 पॉइंट्स हैं, आप कोई से भी 2 3 पॉइंट, जितना 3 पॉइंट आपको करना है, आपको समझा दिया किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया खत्म। आगे था हमारे पास फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हमसे क्या पूछा गया है, कॉन्वेक्स मिरर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी गई है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमें दे रखी है, हमसे क्या पूछा गया है, फोकल लेंथ पूछी गई है। क्या पूछी गई है हमसे, फोकल लेंथ पूछी गई है। तो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम लोग बड़े आर से लिखते हैं, वो होता है, जैसे यहाँ पर कितना दे रखा है हमें, 32 दे रखा है। तो फोकल लेंथ कितनी आएगी, इसकी आधी होती है। फोकल लेंथ क्या, जो हमारा फोकल लेंथ होती है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो 32 का आधा कितना होगा, 16। अब ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, वो आपको यहां से पता चलेगा। अगर कॉन्वेक्स लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स लिखा हुआ है, तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। आया समझ में। और अगर यहाँ पे कॉनकेव लिखा होता तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता। ठीक है, हो गया सभी को याद। यहाँ पर हमने ऊपर लिख दिया है इस पीडीएफ में, यहाँ पर हमने लिखा हुआ होगा, कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव आएगा। चलो, उसके बाद है व्हाट इज कन्वर्जिंग लेंस और द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स रेडियस, सॉरी, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। सो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या भैया, क्या होता है कन्वर्जिंग लेंस, जो कन्वर्ज कर देता है लाइट को, मतलब एक जगह पर एक पॉइंट के ऊपर लेके आ जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ दे रखा है, 2022 मिल जाए जल्दी से, 2022, 2022 का पेपर हम लोग देख रहे हैं, ये रहा। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, एक जगह पर मिला देता है, एक जगह पर मिला देता है।
ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। द लेंस विच कैन कन्वर्ज, कन्वर्ज करना मतलब आप लोग ऐसा मत लिखना कि मिला देना ये वो, आप लोग कन्वर्जिंग लेंस को उसी की भाषा में आप लोग उसको बेवकूफ बनाओ कि कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है भैया, कन्वर्ज कर देता है। किसको कन्वर्ज कर देता है, बीम ऑफ लाइट को, बीम ऑफ लाइट को, या फिर लाइट भी बोल सकते हो। बीम ऑफ लाइट का मतलब यहाँ होता है एक लाइट हो गई, दो लाइट हो गई, तीन लाइट हो गई, इस तरीके से बहुत सारी जब लाइट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक बीम बन गया। तो बीम ऑफ लाइट को क्या करता है भैया, ये कन्वर्ज कर देता है, मतलब एक जगह पर मिला देता है। तो ये रहेगा हमारा कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर दिखाना चाहें आपको, अगर यहाँ पर परीक्षा बोर्ड में दे रखा हो तो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये लेंस देखिए, इसने क्या किया, एक पॉइंट के ऊपर, अच्छा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, वेरी सॉरी। जैसे हम कहाँ पर दिखा सकते हैं आपको, यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप लोग सर्च कर लेना थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे, या फिर आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना कि कैसे करके एक जगह पर मिलाता है, कि एक लेंस जो है वो जो एक लेंस होता है हमारा, वो कैसे करके एक पॉइंट के ऊपर उसको मिला देता है। तो वो आपका बन जाएगा इसका एग्जाम्पल, हमारा कन्वर्जिंग लेंस का एग्जाम्पल। आया समझ में, एक पॉइंट पे मिला देता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो इसका ये हो गया कंप्लीट हमारा। ये हो गया था पहले ही, ये हो गया पहले ही, अभी करवा दिया। इसके बाद एक न्यूमेरिकल आया था, जिसको और सॉल्व करवा देते हैं फटाफट। कहाँ गया न्यूमेरिकल, ये रहा। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो अगर हमारे पास क्या दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, आर हमारे पास कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो एफ कितना आएगा। अच्छा, इन्होंने फोकल लेंथ को बड़े एफ से लिख दिया है क्या, आप इसको स्मॉल एफ कर देना, ये बड़ा एफ नहीं आता है। ठीक है, फोकस होता है वो बड़ा, स्मॉल एफ आएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, R/2, और एफ की वैल्यू कितनी जाएगी बताओ तो, 10 सेंटीमीटर। कैसे पता चला सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है। बस ये करना है आपको। देखो स्फेरिकल मिरर देते तो बहुत सारा ले, पॉजिटिव ही आएगी उसकी फोकल लेंथ। आई बात समझ में। चलो ये भी हो गया खत्म हमारा, तो इजी था ना ये तो। आगे देखते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फॉलम। जाइलम और फॉलम के बीच में, सॉरी, फिलोम के बीच में आपको डिफरेंस बताना, वेरी सॉरी। राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फिलोम। ठीक है, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, क्या क्या अंतर होता है। तो पेज नंबर 57 के ऊपर मिलेगा, और ब्लड और लिम्फ में आपको बताना है डिफरेंस, ये आपको मिलेगा 55 पेज पर। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ लिखा है, लिम्फ, वेरी सॉरी, क्योंकि बायोलॉजी हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम मैथ्स वाले थे। बट कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको बताना है डिफरेंस, ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस बताना है, जाइलम और फिलोम में डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, समझा देते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। पहले हम लोग देख लेते हैं 57 पेज पर और 55वें पेज पर ही है। 57वां पेज, देखो होता क्या है ना, जाइलम जो होता है वो क्या काम करता है भैया, जाइलम का काम ये है कि जो पेड़ होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे, तो उनमें क्या करता है भैया, ब्लड को, सॉरी ब्लड बोल रहे हैं हम लोग, जो भी पानी वानी है उसको कहाँ तक पहुंचाता है, ऊपर तक पहुंचाता है, जड़ से लेकर ऊपर तक के पार्ट तक पहुंचाता है जाइलम। ओके, और फिल्म का काम क्या है, फिल्म ऊपर से नीचे सनलाइट वगैरह को ऊपर से लेता है और नीचे तक पहुंचा देता है। देख लेते हैं जाइलम और फिल्म कहाँ है, नहीं जाइलम और फिल्म देखना है हमें, ये रहा। सो जाइलम एंड फिल्म में क्या डिफरेंस है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए तो हमने शायद एक पीपीटी भी बनाई थी आप लोगों के लिए, ये रहा जाइलम एंड फिल्म, ये इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इससे आपको और इजीली समझ में आएगा। तो जाइलम क्या करता है भैया, ये पानी को लेता है कहाँ से, रूट से। कहाँ से लेता है, रूट से, और कहाँ तक पहुंचाता है, लीव तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। ये क्या करता है, ये क्या लेता है भैया, ये लेता है फूड, मूव्स फूड अराउंड द प्लांट। फूड कौन, इसके लिए फूड क्या हो गया, प्लांट के लिए फूड क्या होता है, सनलाइट। अरे सनलाइट ही तो होती है इसके लिए फूड। तो सनलाइट को कहाँ से लेता है, ये पत्तियों से लेता है, और कहाँ तक पहुंचाता है, पूरे प्लांट में पहुंचा देता है, ऊपर भी पहुंचाता है और साथ में नीचे भी पहुंचाता है। जैसे मान लो ये हमारा पौधा है, ठीक है, यहाँ से पत्तियों से ये ले लेगा सनलाइट को, तो ये ऊपर भी पहुंचा सकता है, यहाँ तक पहुंचा सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा सकता है, और यहाँ नीचे भी पहुंचा सकता है। लेकिन जो हमारा जाइलम है वो काम क्या करेगा, वो इसकी जो जड़ें होती है, जड़ों से पानी को लेगा
और ऊपर तक पहुंचाएगा। ये हमेशा गोज वन वे फ्रॉम रूट टू लीव, ये एक ही डायरेक्शन में जाता है, वन वे में जाता है। ये रूट से कहाँ तक जाता है, लीव तक जाता है। और बाकी ये कहाँ तक काम करता है भैया, गोज बोथ वे, ये दोनों तरफ जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। आया समझ में, ये बात समझ में आ गई, रास्ता क्या है इसका। पार्ट क्या क्या है भैया, इसके ऊपर बात करने से पहले एक बार और समझा देते हैं। जॉब कैरियर कैरीज वाटर एंड मिनरल्स अप द प्लांट। तो ये किसको कैरी करते हैं, किसको कैरी करते हैं बताओ, ये वाटर को कैरी करते हैं और मिनरल को कैरी करते हैं। वाटर और मिनरल जो होते हैं धरतियों से जो मिलता है हमें, तो उसको कहाँ तक ले जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं, प्लांट की अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। ये क्या लेते हैं भैया, आप लोग लिख देना यहाँ पर, मूव सनलाइट या फिर मूव फूड अराउंड द प्लांट, चारों ओर प्लांट में फैला देते हैं। इजी है ना ये। चलो 1 पॉइंट 2 पॉइंट कंप्लीट। आप लोग ऐसा लिख लिया करो, जाइलम फाइलम, साथ में कैरेक्टरिस्टिक लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी अगर ये नहीं लिखोगे ना, इसको नहीं लिखोगे, इससे भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना लिख के आओगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इससे आसानी हो जाती है हमको याद करने में, कि पहले जॉब बता दो इसका काम क्या है, इसका रास्ता क्या है, इसके बाद पार्ट बता दो कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। तो इसका पार्ट क्या होगा, जाइलम का, जाइलम में वेजल्स, ठीक है, ट्रेशाइट्स और फाइबर, ये इसके मेन पार्ट हो गए। ठीक है, इसके क्या क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। वेजल मतलब एक तरीके से हमारी जो नसें होती है, इसी तरीके से जाइलम में भी होता है। ट्रेशाइट ये भी एक प्रकार का पार्ट ही है किसका, जाइलम का। और साथ में फाइबर, ठीक है, फाइबर तो आप लोग सुना ही होगा। तो फाइबर कहाँ से मिलेंगे हम, नीचे से तो मिलेंगे। और वेजल्स क्या होती है, नसें, नसें मतलब जड़ें, एक तरीके से रूट्स। तो ये इसके पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो आप दो ये याद कर लो, एक ये और एक ये याद कर लो, दो याद कर लोगे तब भी काम हो जाएगा। इसके मेन पार्ट्स क्या हो गए, ट्यूब्स हो गई, सेल्स हो गई, और फाइबर भी इसका ही पार्ट हो जाता है, क्योंकि जड़ें, जैसे पत्तियों में भी जड़ें होती है एक तरीके से, आपको इस तरीके से समझ में आएगा, ये इस तरीके से। तो इसका फाइबर फाइबर दोनों में आएगा। ठीक है, फाइबर दोनों में आएगा। इसके अलावा वेजल एक में आएगा, इधर ट्यूब आ जाएगा। ठीक है, या फिर सेल लिख देना आप लोग, सेल्स जो होती है ना, सेल्स, सेल्स यहाँ पे आ जाएगा, सेल आ जाएगा, ट्यूब आ जाएगा। ओके, इसके अलावा और क्या है भैया, सपोर्ट। ये क्या करता है भैया, जाइलम क्या करता है, गिव द प्लांट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। तो ये इसी की वजह से पूरा प्लांट हमारा इसको स्ट्रेंथ मिलती है। हमारे प्लांट जो होता है, प्लांट को स्ट्रेंथ किससे मिलती है, जाइलम की वजह से मिलती है। फाइलम जो है वो भी काम का है, लेकिन इतना काम का नहीं है। नॉट मच हेल्प इन सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट इन कर लेना है, फिर सपोर्ट लिख देना। ये ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये तो बहुत ही सपोर्ट करता है यार। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो फटाफट से मेरे साथ बोलेंगे आप लोग। सबसे पहले हमारे भैया जॉब, जॉब क्या है इसका, ये पानी को और मिनरल को कैरी करता है ऊपर तक, अप डायरेक्शन में। फिलोम जो होता है वो क्या करता है भैया, फूड जो होते हैं मतलब सनलाइट जो होती है, सनलाइट को कहाँ ले जाता है, अराउंड, ऑल अराउंड, सभी दूर ले जाता है। इसके बाद इसका पाथ क्या है, इसका सिर्फ एक ही पाथ है, ये नीचे से ऊपर तक ले जाता है साइलम। और फिलोम की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों डायरेक्शन में ले जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। उसके बाद आप लोग इसको इंग्लिश में याद करना, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, तो इसके बाद है पार्ट, इसके पार्ट पार्ट कौन से हो गए, एक तो वेजल्स, नसें और फाइबर्स। इसमें क्या, फाइबर इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, ट्यूब्स आ जाएंगे और सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये कंपेनियन भी छोड़ सकते हो आप अगर याद नहीं हो आपको तो। क्या याद कर लोगे, ट्यूब्स, सेल्स और फाइबर। सपोर्ट किसको कौन सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट, इट नॉट मच सपोर्ट। देखो सपोर्ट ये भी करता है, लेकिन आपको लिखना है नॉट मच सपोर्ट, नॉट मच सपोर्ट। ओके, ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमारा ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमारे पास था ब्लड वाला ना, ये रहा, ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस। तो ब्लड और लिम्फ, आपको चार डिफरेंस याद करने हैं। देखिए, जो मैं आपको बोलता जाऊं वो आप लोग याद करते जाना। ब्लड जो होता है वो फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब क्या समझते हो आप, जिसका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, जिसका कोई शेप नहीं होता, किसी भी शेप में वो हो सकता है। ठीक है, तो ब्लड जो है ऐसे तो हमको लिक्विड शेप में दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गाढ़ा होता है एक तरीके से। ठीक है, तो इसको आप किसी तरीके से भी, किसी भी कंटेनर में, किसी भी बक्से में, किसी भी चीज में आप लोग ले सकते हो, तो इसलिए बोलते हैं इसको फ्लूइड। तो ये फ्लूइड टिश्यू, इट इज अ रेड फ्लूइड टिश्यू, लाल कलर का होता है भैया, रेड फ्लूइड टिश्यू, रेड फ्लूइड और टिश्यू। ठीक है, कौन सा टिश्यू है ये, रेड फ्लूइड टिश्यू है। इसके अलावा ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ वाइट टिश्यू। ये कौन सा है, वाइट, और ये है रेड टिश्यू। रेड टिश्यू, बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे टिश्यू, लेकिन टिश्यू याद करना है, ये क्या है, टिश्यू।
कौन सा टिश्यू? व्हाइट टिश्यू। और ये रेड फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड समझ रहे हो ना, सर्च कर लेना फ्लूइड क्या होता है, समझ में आ जाएगा आपको, जो चिपचिपा होता है बिल्कुल। उसके बाद आरबीसी। आरबीसी आर नॉट फाउंड और आरबीसी आर फाउंड। इसमें आरबीसी होती है, इसमें आरबीसी, आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। तो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होती है। बाकी इसमें रेड ब्लड सेल कहाँ से होगी भैया? इसमें नहीं होती है। आपने एक WWE रेसलर है रोमन रिंग, उनके बारे में सुना होगा। उनका एक न्यूज आई थी कि उनके शरीर में आरबीसी की कमी हो गई है, आरबीसी की कमी हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? आरबीसी कहाँ पर है? लिम्फ में है कि ब्लड 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 में? ब्लड में। तो आरबीसी की कमी मतलब आरबीसी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्लड में होता है। ऐसे आप याद कर सकते हो। थर्ड वाला पॉइंट है लेस प्रोटीन आर प्रेजेंट। तो लिम्फ जो होता है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस प्रोटीन। इसमें मोर प्रोटीन। और यहाँ पर प्रोटीन सफिशियंट अमाउंट में, सफिशियंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सफिशियंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्वांटिटी समझते हो, मात्रा, और सफिशियंट मतलब पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन यहाँ पे होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या हो गया? लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। तो लिम्फ में क्या हो सकता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो जो चीज़ें हमारे शरीर से निकल जाती है, ठीक है, अलग अलग माध्यम से, तो वो कुछ अमाउंट में कहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है? लिम्फ में प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन खून क्या होता है भैया? खून में इस तरह की चीज़ें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगी, और होगी तो बहुत कम मात्रा में होगी। तो आप डायरेक्ट इतना सा याद कर लेना, इट डज नॉट कंटेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। इसमें कोई भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स नहीं होता है। किसमें होता है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स? सिर्फ और सिर्फ लिम्फ में पाया जाता है। चलो, अब आंख बंद कर लो अपनी, एक बार बोल लो मन से कि आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप वीडियो को पॉज कर लेना, आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है? तो इस तरीके से आप रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी वीडियो को आप लोग फिर से थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना अगर आपको कहीं पे किसी पॉइंट में दिक्कत आए तो। चलो भैया, आगे देख लो, आ जाओ आगे देखो। ये हो गया कंप्लीट हमारा, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहाँ रहा? ये रहा। तो ये खत्म, ये खत्म। आपकी स्क्रीन के सामने 20वां क्वेश्चन ये रहा। राइट द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कोई चार याद कर लेना, मैं आपको तो पाँच याद करवा दूंगा लगभग। तो आप चार याद कर लेना, बाकी कोशिश पाँच की करना। सोप समझते हैं, सोप क्या होती है, डिटर्जेंट क्या होता है? ठीक है, सोप हमारे मतलब साबुन, डिटर्जेंट मतलब सर्फ, सोडा, जिसको जो जो बोलना चाहो बोल सकते हो, ये होता है डिटर्जेंट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हाथ धोने के लिए आप ज़्यादातर क्या यूज़ करते हो? आप सोप ज़्यादा यूज़ करते हो। वी कैन यूज़, हम यूज़ कर सकते हैं हैंड क्लीनिंग के लिए। वी कैन यूज़ सोप फॉर हैंड क्लीनिंग। हम यूज़ कर सकते हैं, कैन मतलब होता है सकते हैं, जरूरी नहीं करें लेकिन कर भी सकते हैं इसका यूज़। लेकिन यूजुअली मतलब होता है अक्सर, यूजुअली नॉट यूज, हम इसका अक्सर यूज नहीं करते हैं। किसके लिए? के लिए। फॉर मतलब के लिए। किसके लिए? हैंड क्लीनिंग के लिए। देखो हम इसलिए लिख देते हैं चीजें ताकि ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो भी आसानी से समझ सके, ठीक है? बाकी जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बाथिंग, नहाने के लिए क्या यूज करेंगे? सोप यूज करेंगे कि डिटर्जेंट यूज करेंगे? तो वी कैन यूज सोप फॉर बाथिंग। बाकी इसमें आप लोग वैसे लिखेंगे, वी यूजुअली नॉट यूज डिटर्जेंट फॉर बाथिंग। आ रहा है समझ में? इस तरीके से हमारे दो पॉइंट तैयार हो गए। बताओ नया था क्या कुछ? एक में हाथ धोना, एक में आपको बाथिंग करनी है। फिर अगला जो पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको लिख के आना ही आना है, नहीं तो नंबर हो सकता है आपको एक दो कम मिल जाए। ये लिख दिया मतलब आपने बहुत कुछ अच्छे से पढ़ रखा है। हार्ड वाटर, कठोर पानी, ठीक है? कठोर पानी किसको बोलते हैं? समुद्री पानी को। समुद्री जल जो होता है वो होता है हमारा कठोर पानी। तो ऐसा पानी जो हार्ड वाटर है, तो जो साबुन है, साबुन को अगर आप समुद्री पानी में घोलोगे तो वो झाग नहीं देगी, लेदर बोलते हैं, ठीक है? झाग, झाग, तो झाग नहीं छोड़ेगी, साबुन झाग नहीं छोड़ेगी किसमें?
हार्ड वाटर में। सोप डज नॉट फॉर्म, फॉर्म मतलब बनाना, फॉर्म मतलब बनाना, तो ये डज नॉट फॉर्म करती है लेदर इन हार्ड वाटर, बट ये फॉर्म करता है लेदर इन हार्ड वाटर। ओके, याद हो गया। सॉफ्ट वाटर में तो दो ही कर देंगे, सॉफ्ट वाटर में तो दोनों के दोनों झाग छोड़ देंगे। घर पे अगर आपके पास पानी रखा हो तो डाल के देख लेना, समझ में आ जाएगा। फ्लोर क्लीनिंग के लिए कौन यूज होता है, तो अब आप लोग इसमें ये लिख देना कि वी यूजुअली नॉट यूज सोप फॉर फ्लोर क्लीनिंग। फ्लोर जो होता है हमारा, ठीक है, फ्लोर को क्लीन किससे करते हैं हम लोग, किससे करते हैं फ्लोर को क्लीन, हम लोग डिटर्जेंट से करते हैं यूजुअली। और ये यूजुअली नहीं करते हैं, अक्सर नहीं करते हैं, कर सकते हो करने वाले भैया, करने वाले कर भी सकते हो, लेकिन यूजुअली हम लोग नहीं करते हैं। कार वॉशिंग में किसको यूज करते हैं, डिटर्जेंट को यूज करते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं यूजुअली, अक्सर करने वाले कर भी देते हैं, कुछ कुछ होते हैं महारथी कि जो मिल जाए उससे कर दो है ना, ऐसा। तो हम लोग यूजुअली वर्ड का यूज करते हैं ज्यादातर। कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला देख लो। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो ये हमें मिलेगा 46 और 47 पेज पर। तो मीथेन और इथेन आपको याद है, भूल गया, मीथेन इथेन याद होना चाहिए। इसका आपको डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना है, कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना है। तो मुश्किल नहीं है, इजी है। डॉटेड स्ट्रक्चर क्या है, कितनी कितनी वैलेंसी किस किस के पास होती है वो बता दो, और क्या। जैसे हमारा मीथेन है, मीथेन क्या होता है, जिसमें एक कार्बन आती है, साथ में हाइड्रोजन कितने आते हैं, चार, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये सारे किससे कनेक्टेड होते हैं, बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन हमें उन्होंने क्लियर बोल दिया कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर बताना है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन बताने हैं। क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, ये तो वही हो जाएगा ना, ये मतलब नहीं है। इसको क्लीन करते हैं, फिर से बनाते हैं, देखिएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। डॉटेड स्ट्रक्चर मतलब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन, एक एक दे दो भैया इसको, इसको एक दे दो, इसको एक दे दो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, आप चाहो तो इसको डिजाइन वाइज बना सकते हो कि भैया एक सर्कल बना दो, इस तरीके से सर्कल बना दो, ठीक है, आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे, इस तरीके से सर्कल बना दो। तो इसको इस तरीके से बना दो, इसको इस तरीके से बना दो, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, ठीक है। अब ये एक्स वैक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये छोड़ देना, ये मत बनाना। आप लोग चाहो तो बना भी सकते हो, लेकिन मत बनाना, इससे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है हमारा। इससे अच्छा ये है कि आप ये बना दो। कार्बन कौन से नंबर पे आता है हमारा, कार्बन कौन से नंबर पे आता है, अगर किसी को याद नहीं तो ऐसे याद कर लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो कौन से नंबर पे, एक दो तीन चार पाँच छः, छठे नंबर पे आता है, ठीक है, छठे नंबर पे आता है। तो आप लोग अगर देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये तो स्टेबल है, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखना कि दो यहाँ पे होते हैं, और इसमें कैपेसिटी होती है 8 की। लेकिन यहाँ पे कितने, एक दो तीन चार, चार और भर सकता है ये। तो चार जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किससे बॉन्ड बना रहे हैं, इससे बना रहे हैं। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन खुद के पास होंगे, बाकी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इस तरीके से बनाना आप लोग, फिर से सिखा देते हैं आपको। कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक दो तीन चार पाँच छः। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक। इस हाइड्रोजन के पास कितना होगा, एक। इस हाइड्रोजन के पास कितना होगा, एक। यहाँ पे हाइड्रोजन में इस हाइड्रोजन के पास कितना होगा, एक। तो ये ये और ये, ठीक है। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, सबके पास दो दो हो गए, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो। अब कार्बन जो होगा, कार्बन में आप इस तरीके से सर्कल बना दो, मतलब कार्बन के पास कितने हो गए, गिनो तो जरा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अच्छा, 10 कैसे हो गए, आप लोग इस तरीके से देखो जरा, एक दो तीन चार पाँच छः, अच्छा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 हो गए। मतलब दो तो इसके पास पहले से थे यहाँ पर, और चार इसने इस तरीके से दे रखे थे, और चार इसको और मिल गए। तो अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और इसके 8 की कैपेसिटी होती है अगले वाले बक्से की, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो ये हो गए इसके, ठीक है। तो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस।
तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। इस तरीके से एक और बना लो। अब यहाँ पे इसको हटा के बोल दो भैया यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा कार्बन, एक, दो, तीन, चार, इसके पास कितने होंगे, एक, दो। ठीक है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन बनाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ। अब भैया हाइड्रोजन खुद लाएगा कि भैया मेरे पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, ले। ये बोलेगा ले भैया, ले भैया, ले भैया। ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब कितने हो गए, 10 में गिन लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ठीक है, मतलब इधर बैलेंस, इसको दो चाहिए, हाइड्रोजन बोलेगा दो दे दो, इतने में हम खुश, हम छोटे आदमी है। कार्बन बोलेगा हम नहीं, छोटे आदमी, हम बड़े आदमी, हमको 10 चाहिए भैया। ठीक है, दो तो हम हमारे पास रखेंगे और 8 हमारे इस बक्से में भरेंगे। तो ये देखो, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। आप लोग ये बनाओगे ना तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा सही है इसके मुकाबले। अब भैया काम थोड़ी हुआ है, ये आपको किसका बनाना था, हमने इसका तो बना दिया। अब इसका इथेन का बनाना है, तो इथेन में क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता, जैसे हमने पहले बताया था ना आपको, यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाता हमारा, ये हमारा मीथेन का बनता। अब इथेन का बनाना है तो कैसे बनाओगे, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। इथेन का बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको क्लीन करो, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ। तो आप लोग बनाना इस तरीके से, यहाँ पे इसके एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन तो चाहिए नहीं हमें। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि इस तरीके से होता है इथेन का स्ट्रक्चर, ऐसा 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 ऐसा। तो तीन यहाँ पे हाइड्रोजन, तीन यहाँ पे हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में एक वैलेंसी लगानी है। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे कि काम करते हैं यार अपन दोनों, ये इस तरीके से शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। ठीक है, इस तरीके से शेयर हो जाएंगे। और इसका स्ट्रक्चर, इसको आप अच्छे से बनाना थोड़ा सा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि ये मेरे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से। और ये इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बड़ा बनाना कि ये हो गए मेरे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बीच में ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको इसको क्लीन कर लेना। ये जो बीच का ये दिख रहा है, हम यहाँ से क्लीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। इसको इसको हटा देना, फिर देखना आप लोग समझ में आ जाएगा आपको इसी तरीके से। या फिर आप इसको यहाँ पे समझना चाहो तो इसको एक्स की जगह पे डॉट लगा दो, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, आगे ना समझ में, क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस करना समझ में आ जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है, इथेन का है। चलो, तो इसमें हमने टाइम दे दिया, समझा दिया अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपका। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया। हम कहाँ पर थे, हम लोग यहाँ पर थे, खत्म। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास अगला कि राइट फोर डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमको पढ़ना है। कौन से पेज पे मिलेगा, 27 पेज पे मिलेगा। मजा जाएंगे आपको पढ़ते पढ़ते, देखना बहुत इजी है। केमिस्ट्री है ना, लोग बस बोलते हैं केमिस्ट्री मुश्किल है, केमिस्ट्री मुश्किल है। अरे मजे से पढ़ो तो सब इजी है। देखना, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, सॉरी, यहाँ पे हम लोग इसको जूम कर लेते हैं। एसिड एंड बेस में डिफरेंस हमको देखना है। परीक्षा बोर्ड वालों ने दे रखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं यार परीक्षा बोर्ड में, लेकिन आपको इतने करने नहीं है। ठीक है, हम लोग गलत पेज पे तो नहीं चले गए, नहीं नीचे होगा शायद, अच्छा इस चैप्टर में, सेकंड वाले चैप्टर में, वेरी सॉरी। यहाँ पे मिल जाएगा हमें एसिड एंड बेस। तो 4 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। तो एसिड एंड बेस, एसिड जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, श्योर होता है। और बेस कैसा होता है, बिटर होता है। बिटर मतलब कड़वा, और श्योर मतलब खट्टा, श्योर मतलब खट्टा। एसिड जो होता है खट्टा होता है, बेस हमारा कड़वा होता है। अब एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कर देता है। और बेस किसको किस में चेंज कर देता है भैया, रेड लिटमस का कलर वो ब्लू में कर देता है। यहाँ पर बी से आर हो जाएगा, बी से आर, इसका आर से बी, ऐसा याद कर लें, भूल जाते हैं ना बच्चे, तो ऐसे याद कर लो, बी पहले आएगा आर बाद में आएगा, इसमें आर पहले आएगा बी बाद में आएगा, क्योंकि एबीसीडी में बी पहले आता है आर इसमें आता है, इधर भी पहले ये आएगा फिर ये आएगा। इस तरीके से आप लोग ट्रिक बना के याद कर सकते हो। अब एसिड जो होते हैं, एसिड क्या देते हैं हमें, H प्लस देते हैं। कब देते हैं, जब सॉल्यूशन के अंदर इसको डाला जाए। तो द सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन्स H प्लस, तो एसिड गिव्स, ऐसा लिख देना, एसिड गिव्स H प्लस। एसिड क्या देते हैं, H प्लस। और बेस क्या देते हैं, OH माइनस, गिव्स OH माइनस। तो अगर इन दो को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। लेकिन बस बताने के लिए, ऐसा मत याद मत रखना, H2O बन जाएगा, H2O।
बट आप लोग समझ गए होंगे ये H+ देता है, ये OH- देता है। इसका एग्जाम्पल याद कर लो यार आप लोग सभी। एसिड का एग्जाम्पल हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेस का एग्जाम्पल क्या हो गया? NaOH, KOH। ठीक है, NaOH, KOH। ठीक है, NaOH और KOH इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल HCl, यहाँ से आपको H मिल जाएगा, यहाँ से आपको OH मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। बाकी एसिड जो होता है वो आपको हाइड्रोजन देता है। कब देता है? जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है। एक अच्छा मेटल का नाम बताओ तो जरा। सोडियम, जो Na है हमारे पास, तो Na हमारे पास क्या है? सोडियम। सोडियम का रिएक्शन अगर हम लोग एसिड से करवाते हैं, करवाएं रिएक्शन HCl के साथ, यही तो है हमारा एसिड। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या देना चाहिए? हाइड्रोजन देना चाहिए। देखते हैं देता है कि नहीं देता है। तो Na किसके साथ रिएक्ट कर लेगा? Cl के साथ, और हमारे पास क्या बचेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो आया समझ में? तो ये आपको क्या दे रहा है? हाइड्रोजन देता है। किसके साथ रिएक्शन करने पे? मेटल के साथ रिएक्शन करने पे। अब ये क्या देता है? बेस गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ मेटल। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बेस का केस ये है कि बेस कौन सी ले लो? KOH। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ करवाते हैं? मेटल के साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ फिर से करवाओ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। सॉरी, हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? हम लोग बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? बेस गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ मेटल। तो मेटल ले लेते हैं हम लोग Na, तो NaOH मिल जाएगा, हमें एक सॉल्ट मिल जाएगा, साथ में बेस गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। अब ये जो रिएक्शन है इस तरीके से नहीं होती है, यहाँ पे आपको थोड़ा बैलेंस वगैरह करना पड़ता है, तब जाके हमें ये चीज़ें मिलती है। ठीक है, तब जाके हमें ये चीज़ें मिलती है। बट इसलिए आप लोग इस तरीके से याद मत रखो, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा इसको। बाकी आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो अभी के लिए, क्योंकि हमने आपको एग्जाम्पल वाला पॉइंट करवा दिया। तो चौथे पॉइंट में एग्जाम्पल लिख देना। इसका एग्जाम्पल HCl, इस HCl हो गया, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आप लोग NaOH और KOH लिख देना। इसका एग्जाम्पल एक और होता है H2SO4, ये भी तो एसिड ही है। लेकिन आप दो दो एग्जाम्पल दोनों के याद कर सकते हो, या फिर एक एक एग्जाम्पल भी याद करोगे तो चलेगा। बट ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, करना चाहो तो कर भी सकते हो। बाकी मैं बोलूंगा कि स्किप कर दो। ये आप क्लास 12th में जब आ जाओगे, तब मैं ही आपको क्लास 12th में पढ़ाऊंगा, तब आप लोग और अच्छे से कर लेना। अभी आप लोग इसको स्किप कर दो। ठीक है, 4 पॉइंट आपको मैंने नया वाला पॉइंट दिखा दिया, उससे आप लोग कर लेना। वीडियो को आप लोग रिवाइज करते रहना अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत आए तो। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 यूज बता दो। क्या क्या है भैया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इस तरह की जो क्राफ्ट बनती है, शिल्पकारी का काम बनता है ना, ये किससे बनता है? ये इस प्रकार के शिल्पकारी का काम, ये तो एग्जाम्पल ही है, बहुत सारे ऐसे बनते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्राफ्ट के सामान, शिल्पकारी का सामान। तो इसके क्या क्या यूजेस हैं वो आपको बताना है। तो देखिए आप लोग, पहला काम क्या हो गया? फिक्सिंग ब्रोकन बोन। ये क्या करता है? फिक्सिंग ब्रोकन बोन। जो टूटी हुई हड्डी होती है उसको फिक्स करने में कौन काम आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, पट्टा चढ़ जाता है तो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा होता है। और फिर क्राफ्टिंग फन शेप्स, तो आप लोग फनी शेप्स बना सकते हो, इसकी हेल्प से बना सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से बना सकते हो, क्राफ्ट कर सकते हो। क्राफ्ट करना मतलब, आपने गेम का नाम सुना होगा माइनक्राफ्ट। ठीक है, तो क्राफ्ट करने का मतलब होता है कि किसी का शिल्पकारी का काम आप लोग एक्चुअल में समझ सकते हो। ठीक है, शिल्पकारी का काम यही होता है। यहाँ पर आप लोग कुछ नए नए टाइप की चीजें बनाते हो, किसकी हेल्प से? प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि क्राफ्टिंग फनी शेप्स या फिर फन शेप्स, हेल्प टू मेक कूल शेप्स फॉर आर्ट एंड आर्ट प्रोजेक्ट, क्रिएटिंग 3D आर्ट्स, तो इसकी हेल्प से आप क्रिएटिंग 3D आर्ट्स भी कर सकते हो, 3D आर्ट्स भी बना सकते हो। बिल्डिंग मॉडल्स, ठीक है, जैसे हम जब घर बनाते हैं, घर की प्लानिंग करती हैं, घर ही बनाना है, तो उससे पहले क्या करते हैं? एक डमी मॉडल बना लेते हैं कि हमारा घर ऐसा दिखना चाहिए। तो वो स्मॉल मॉडल जो होता है, जो डमी मॉडल हमारा होता है घर का, ठीक है, घर का जो डमी मॉडल होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो किससे मिलकर बन सकता है? आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना सकते हो। ओके, सो ये बात हो जाएगी डमी मॉडल, या फिर आप लोग स्मॉल मॉडल बोल सकते हो, तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस काम आता है। फिर कहाँ गया भैया अगला क्वेश्चन? प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला करवा दिया। अच्छा, ये वाला बचा है हमारा। अच्छा, ये रिड्यूस हो चुका है, वेरी सॉरी, आप लोग सभी ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला तो रिड्यूस हुआ है, साथ में नीचे वाला भी रिड्यूस हो चुका है, मतलब इसको आपको नहीं करना है, पूरे के पूरे को छोड़ देना है। ठीक है, हमने यहाँ पर कट लगा दिया, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं 17वां, 16वां और 15वां। 17वां क्या बोलता है, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की कोई 3 प्रॉपर्टी बता दो, और साथ में राइट हैंड थंब रूल हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन से पेज पे मिलेगा, 106 पेज पे मिलेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है पता नहीं, पता 106 पेज पे मिल जाएगा। ये तो फिजिक्स है, फिजिक्स में तो सब कुछ आना चाहिए यार, फिजिक्स तो मजेदार चीज है। ये लो, मैग्नेटिक लाइंस के अच्छा ऊपर ही मिल जाएगा, 2022 का क्वेश्चन। वैसे तो डायग्राम बना के देना चाहिए था परीक्षा बोर्ड वालों को, लेकिन कोई बात नहीं, बिना डायग्राम के भी काम चला लेंगे। ये रहा। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, जैसे हमारा मैग्नेट होता है, ये नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, और ये साउथ पोल। तो इस प्रकार से आइट साइड इस प्रकार से मैग्नेटिक लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके से। ये इस तरीके से नीचे भी बनती है, ऐसा। ठीक है, ऐसा नॉर्थ से निकलती है और कहाँ पे जाती है, साउथ में। और एक और बात, ये अंदर इस तरीके से जाती है, इस तरीके से। ठीक है, अंदर और बाहर कभी भी एक दूसरे से टकराती नहीं है। डायग्राम में अगर थोड़ा सा हो गया हो, लेकिन आप समझदार हो सभी, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से टकराएगी नहीं, अंदर बाहर कभी भी नहीं टकराएगी, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आ रहा है समझ में सभी को, डायग्राम में हमने ऐसा कर दिया है, इंटरसेक्ट कर दिया है, बाकी एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इसको देख के आपको 4 पॉइंट लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है, लिख सकते हो। आप क्या बोलोगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से कहाँ तक होती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, फिर आप बोलोगे भैया साउथ से नॉर्थ भी तो जा रही है, ये तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो आप क्या बोलोगे, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट के बाहर आपको लिखना पड़ेगा कि मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ होगी, लेकिन मैग्नेट के अंदर तो क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। तो ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, इसको वापस ले आते हैं। ये देखिए, तो पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे, हमेशा जो मैग्नेटिक लाइन है वो क्लोज सरफेस बनाती है, क्लोज्ड सरफेस होती है इस तरीके से, मतलब हमेशा गोल घुमी हुई होती है। तो क्या बोलोगे, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड कर्व बनाती है, कर्व। एक कर्व कैसी बनाती है, क्लोज। क्लोज मतलब पूरी तरीके से ओपन नहीं होती है, यहाँ पे क्लोज हो गई, ये क्लोज है, बिल्कुल क्लोज, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, क्लोज है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में बिल्कुल। हाँ, तो ये होगी क्लोज सरफेस। तो मैग्नेटिक लाइंस कैसी होती है, क्लोज सरफेस होती है, ध्यान रहेगा सबको। एक लाइन बहुत सरल, सबसे सरल वो ये है, चौथा पॉइंट आपका क्रिएट कर लेना, कि टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर, कभी भी, नेवर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ओके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इस तरीके से आपके 4 पॉइंट खत्म हो जाएंगे। अब राइट हैंड थंब रूल आपसे पूछा गया था, ये कौन सा राइट है ना, राइट हैंड थंब रूल। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if hold a current carrying straight wire in our right hand in such a way that our thumb point the direction of electric current through the wire, then the direction of curl of finger will show the direction of magnetic field produced around the wire। सरल सी बात है, ये जैसे हमारा हाथ है, ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास एक कुछ भी वायर है, मान लीजिए आपके पास ये तार है, ठीक है, ये तार है। तार को इस तरीके से बनाते हैं, ये जो तार है भैया इस तरीके से सर्किट में कनेक्टेड है, सर्किट में मान लो बैटरी लगी हुई है, ठीक है, तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा। अच्छा, करंट को एक काम करते हैं, इस तरीके से घुमा देते हैं, ये बड़ी वाली छोटी वाली, ये प्लस और ये माइनस, ये करंट गया ऐसे, करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है मान लो, आई हम लोग करंट को बनाते हैं, करंट जा रहा है। तो आप क्या करो, अपने हाथ को यहाँ पे लेके आओ, अपना जो हाथ है उसको यहाँ पे लेके आओ, और ऐसा हाथ करो कि आपका अंगूठा ऊपर हो, करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए अंगूठा। उसके बाद अपनी जो उंगलियां हैं, उंगलियों को ऐसा करो, ठीक है। अब जो हाथ है वैसा, ठीक है, जो समझ में आ रहा हो आपको, लेकिन आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है। उसके बाद क्या करोगे, ये आपका जो थंब है ये किसको बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट,
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बता रहा है। और जब आप अपने उंगलियों को कर्ल करोगे, ऐसे मोड़ोगे, अपनी उंगलियों को मोड़ोगे, तो वो किसको बताएगी? वो आपको बताएगी भैया किसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आप लोग किसी भी करंट, मतलब जो करंट है किसी भी वायर में, उसके आसपास बनने वाली मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन पता कर सकते हो कि या वो इस साइड होगी कि वो इस साइड जाएगी, मतलब इस साइड होगी या फिर इस साइड होगी, दोनों में से ये सही है या ये सही है, आप पता कर सकते हो। जैसे ये वाला है, इसमें इसने उंगली कहाँ पर कर्ल करी है, मतलब घुमाई है, इधर कर्ल करी है इस साइड, तो ये देखो यहाँ से ये इस साइड हो रही है, ये इस साइड, तो इस साइड डायरेक्शन बन रही है। ठीक है, इस साइड यूं बन रही है। आ रहा है ना समझ में? बस यही चीज है और क्या। तो ये यहाँ पे बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट आवर थंब पॉइंट द डायरेक्शन, दैट आवर थंब, हमारा अंगूठा है, वो किसको पॉइंट करे? द डायरेक्शन ऑफ करंट को पॉइंट करे थ्रू द वायर, देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल, देन तो क्या होगा? जब डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स, हम जब हमारी उंगलियों को मोड़ेंगे तो वो किसको शो करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को शो करेगी। हम इसको और सिंपल कर देते हैं। आप बताना, इफ इफ वी होल्ड इफ वी होल्ड आवर आवर हैंड इन सच अ वे, इस तरीके से मोड़े, देट थंब पॉइंट, थंब किसको पॉइंट करे? करंट की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को, देन कर्ल ऑफ फिंगर्स पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। बस इतना सा याद कर लो इस तरीके से। ठीक है, हो जाएगा सबसे, इस तरीके से आपको याद करना है। तो ये बहुत काम की चीज है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आईज, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। तो ये तो सरल है यार, वो बताया था आपको पिछले वाले क्लास में कि आप अगर व्हाइट लाइट फेंकोगे तो वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाएगी विब की ओर। तो ये तो आप लोग कर लेना। ऊपर वाला देख लो, ह्यूमन आइज का दिखा देते हैं, 93 पेज पर है। चलो साथ में वो भी दिखाई देंगे आपको, नहीं तो बोलोगे भैया ने करवाया नहीं। ठीक है, करवा देते हैं भैया, छोटा सा है, अब तो कुछ ज़्यादा काम बचा नहीं है 93 में। अच्छा, ह्यूमन आइज तो ये रहा, ये रहा ह्यूमन आइज का। ठीक है, तो कॉर्निया होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, पुपिल होता है, इरिस होता है, लेंस होते हैं। ठीक है, साथ में विट्रियस ह्यूमर होता है और रेटिना होता है। सो यहाँ पे आपको डायग्राम इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट आप लोग इसको परीक्षा बोर्ड में देख सकते हो या फिर नेट पर चेक कर लेना, वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर ये और क्लियर दिख जाएगा आपको। इसमें आपको ये जो 7 नाम दे रखे हैं, बस इनको याद करना, ये फालतू चीजें जो है इनको मत याद करना, ये सब कुछ याद मत करना। ये 7 नाम दे रखे हैं, कौन कौन से? कॉर्निया कहाँ पर है, एक्वस ह्यूमर कहाँ पर है, पुपिल कहाँ पर है, और साथ में इरिस कहाँ पर है, लेंस कहाँ पर है हमारी आंखों में, रेटिना कहाँ पर है, और विट्रियस ह्यूमर कहाँ पर है, ये कर लेना बस। ठीक है, बाकी डायग्राम याद करना, ये जो चीजें ये मत करना याद। ठीक है, ये मत करना, बस डायग्राम याद कर लेना और नाम याद कर लेना बस। ठीक है, ये बाकी जो लिखी हुई लाइन ये मत करना। इसके बाद ये डायग्राम की बात कर रहे थे, लाइट व्हाइट लाइट आएगी तो 7 कलर में टूट जाएगी, कौन कौन से? विबग्योर, कौन से? विबग्योर, उल्टा लिखना, VIBGYOR, विबग्योर। उसके बाद डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको करवा देते हैं, ये आपको मिलेगा 22वें पेज पर। एकदम 22वें पेज से स्टार्ट होगा एक तरीके से। ये रही डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऊपर रही कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नाम से क्लियर है यार, कंबाइन कर देना। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, और हमारे पास कितने प्रोडक्ट होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा। जब 2 या 2 से ज़्यादा
कंपाउंड की दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हो जाएगा याद। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, इन विच, जिसमें कि एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कब फॉर्म होता है, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है भैया, दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट होते हैं, उनसे एक ही प्रोडक्ट बनता है हमेशा। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, उल्टा। तो आप लोग लिख देना, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। तो आप लोग इसका लिख देना, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, किसकी रिवर्स प्रोसेस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिवर्स प्रोसेस है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या बताओगे, इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, वन रिएक्टेंट डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब टूटना, इन टू और मोर प्रोडक्ट्स, टू और मोर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होता है, ठीक है, रिएक्टेंट 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 रिएक्टेंट, कहाँ लिखा रिएक्टेंट, ये रहा। इस तरीके से रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जो होता है आपका, वो कितने भागों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। एग्जाम्पल याद कर लोगे। हम्म ठीक है, NH3 है, अमोनिया की रिएक्शन किससे करवाई, HCl से करवाई, तो NH4Cl बन गया। के KClO3 की रिएक्शन करवाओगे तो KCl अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। याद कर लोगे सभी, कर लेंगे। या फिर आप ऐसा करना, वैसे नंबर कट सकते हैं यार आपके, नहीं तो मैं आपको बता देता। इसको उल्टा कर देना, मतलब इसका एरो जो है इस तरफ कर देना, इसको पहले लिख देना, इसको उल्टा कर देना, मतलब इसको इस तरीके से लिख देना। बट हो सकता है इसमें आपके नंबर काट लिए जाएं, तो आप अलग अलग लिख देना, है ना। जब अगर परीक्षा में बैठो और ये भूल जाओ, तो फिर ऐसा करके आ जाना, समझ रहे हो, कि हमारे पास इधर इधर एक आएगा, इधर दो बना देना, तो एक से ही दो का काम हो जाएगा। अगर कुछ ना आए तब ऐसा करना, नहीं तो यही सही है, ये वाली याद कर लेना। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, वाई शुड अ मैग्नेट रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये कहाँ पर है, देखते हैं। क्या चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आएगा क्या क्वेश्चन, कौन सा वाला है क्वेश्चन ये, अच्छा इन्होंने दिया ही नहीं है क्या इधर, तो लास्ट क्वेश्चन है भैया, मिल जा, कहाँ पर है, अच्छा ऊपर होगा शायद। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये वीडियो फिनिश हो जाएगा। नहीं ये नहीं है, प्रिवेंशन है ये तो, कोरोजन का प्रिवेंशन। अच्छा 22 में बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे। इसके अलावा ऊपर देखते हैं भैया, ऊपर अगर मिल जाए तो। अच्छा ये क्वेश्चन हमें नहीं मिल रहा है, बाकी आप लोग अगर मिल जाए तो कर लेना यार, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, होमवर्क है आपके लिए, छोटा सा एक होमवर्क दे रखा है हमने, तो आप लोग करिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम की जो रिबन होती है, उसको जलाने से पहले साफ करते हैं, क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग करिएगा। बाकी जिन जिन बच्चों ने कर लिया हो वो लोग कमेंट कर देना अपना आंसर, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी उसे याद कर लेंगे। चलिए, तो इस तरीके से हमारे जो 3 नंबर के और 4 नंबर के थे कंप्लीट हो गए। सो करते हैं वीडियो को हम लोग एंड। थैंक यू एवरीवन।